Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. In our previous classes, we have thoroughly covered the entire syllabus of research methodology, from understanding the basics of research, different methodologies, and types of research, to learn about style manuals like MLA, APA, and Chicago. We also discussed citation methods, plagiarism, bibliography, and finally worked on topic development and research proposal writing. So now that you have a strong conceptual foundation, right? So today's class will focus on something very important, previous year question paper. Through this, we will understand the exam pattern, important questions, and how to apply your knowledge effectively. So, today we'll not just revise but also learn how to approach questions smartly and confidently. Right? So, let's begin. सो एज़ वी नो दैट कि जो हमारा पेपर होता है वो 90 मार्क्स का होता है, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। दोनों में ही 5 क्वेश्चंस होते हैं। आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। पार्ट ए 10 मार्क्स कैरी करता है हर एक क्वेश्चन के लिए, और पार्ट बी 20। तो ऐसे करके आपका ये 90 मार्क्स का पेपर हो जाता है, राइट। सो दिस पार्ट ए बिगिंस विद अ पैसेज। इसी पैसेज पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए को हम डिस्कस करते हैं, आपको कोई एक करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू अ क्लोज रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज। तो ये क्वेश्चन इस पैसेज पर बेस्ड है। अबव पैसेज टू एनालाइज लुम्बाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ विमेन इन द नेशनलिस्ट डिस्कोर्स, राइट। सो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। दिस इज़ अ 10 मार्क एनालिटिकल क्वेश्चन। इट्स नॉट अ जनरल आंसर। इट डिमांड्स क्लोज रीडिंग, conceptual clarity, text based analysis and use of key terms. And it talks about Lumba's understanding and the role of women in nationalist discourse. तो ये कुछ की टर्म्स जो हमने यहाँ समझी है। मतलब पैसेज का लाइन बाय लाइन आपको मतलब निकालना होगा। इसको आप 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सबसे पहले पढ़िए कि ये जो ऑथर है लुम्बा, ये क्या कह रहे हैं, उनका क्या इंटरप्रिटेशन है और विमेन का क्या रोल यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, मतलब सिंबॉलिक वर्सेस रियल क्या हुआ है। तो बेसिकली पहले आपको क्वेश्चन का नेचर, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज। आपको पैसेज का थीम आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पैसेज, थीम एंड ऑथर्स पर्सपेक्टिव। तो ये दोनों को आपको अपने आंसर में मेंशन करना पड़ेगा, इन दोनों ही चीज़ों को। एंड देन दिस पैसेज क्रिटिकली एंगेजेस विद, उसमें आपको जैसे बताना पड़ेगा कि लुम्बा क्या आर्ग्यू कर रहे हैं इसमें, राइट। तो यहाँ पर आपको इस पैसेज को क्लोज रीडिंग करना पड़ेगा। तो क्लोज रीडिंग का एक्चुअल काम है कि पैसेज का जो स्पेसिफिक फ्रेजेस हैं आप उनको उठाइए, उनको पढ़िए, उनका हिडन मीनिंग आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करना है। अब जैसे जो मेरी जो समझ है इस पैसेज में वो ये है कि ये नेशनल फैंटेसीज़ के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पर विमेन एज मदर्स, विमेन एज वाइव्स, इनकी बात हो रही है यहाँ पर, राइट। और reproduce the nation, मतलब दिस पैसेज टॉक्स अबाउट द रिप्रोड्यूस द नेशन, राइट। मतलब आपको इन फ्रेजेस को एक्सप्लेन करना होगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर मैंने ये जैसे बोल दिया कि आपको नेशनल फैंटेसीज़ के बारे में बात करनी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन एज नेशन बात करनी है, विमेन एज मदर्स एंड वाइव्स आपको यहाँ बात करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना अपने आंसर में, नहीं। द फ्रेज लाइक ये फ्रेज की अगर हम बात करें, national fantasies, so it suggests that the idea of nation is constructed through ideologies, imagination rather than reality, right। तो आपको इस तरह से लिखना है अपना आंसर में। अब यहाँ पर कुछ
की एनालिटिकल डायमेंशंस है वो आपको अपने आंसर में लिखना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, जैसे कि सबसे पहली चीज़ आपको जो अपने आंसर में मेंशन करना है वो है पहला जो पॉइंट है वो ये है सिंबॉलिक रोल ऑफ विमेन। तो आपको यहाँ पर इसकी बात करनी है। विमेन जो है वो नेशन का रिप्रेजेंटेशन है। रियल आइडेंटिटी यहाँ पर सप्रेस होती है इस अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, जो मुझे समझ में आया मैं आपको वो बता रही हूँ। तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आपको इस टर्म को एक्सप्लेन करना है और इंटरप्रेट भी करना है, राइट। कि जो विमेन है उस वो रिप्रेजेंट करती है नेशन को। यहाँ पर बात भी हुई थी ना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन एज नेशन, तो आपको यहाँ पर ये बात करनी है। सेकेंड पॉइंट पेट्रियार्कल कंट्रोल की बात करनी है, दैट women defined as mother and wife, so this there is agency missing. You can add patriarchal ideology there. You can talk about the gendered construction in your answer, right. Third, it's about reproduction of nation. इसके दो मतलब है, एक तो है बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, वो हो गया, बायोलॉजिकल प्रोडक्शन हो गया। एक होता है कल्चरल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ नेशन के दो मीनिंग बन रहे हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन। सो ये पॉइंट लिखने से आंसर काफ़ी हाई लेवल हो जाएगा आपका। Fourth point is violence and partition context. So from this passage you need to identify the concept of assault, abduction, protection. तो वो ये violence और partition context में आ जाएगा। Fifth is अगर आप इसका डीप इनसाइड देखो वॉयलेंस एंड पार्टीशन कॉन्टेक्स्ट का, सो इट टॉक्स अबाउट विमेंस बॉडीज बिकम्स द साइड्स ऑफ पॉलिटिकल एंड नेशनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट। और यहाँ पर फिफ्थ में आपको ऑथर का क्रिटिकल पोजीशन की बात करनी है। Author की Lumba's critical position. So like she is exposing ideology, she is not supporting nationalism blindly. So आप अपने आंसर में इस तरह की बातें लिख सकते हो कि Lumba critiques the ideology, she is exposing the ideology, she is not supporting nationalism blindly. सपोर्ट करती है नेशनलिज्म को बट ब्लाइंडली नहीं करती है, राइट। अब एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ये तो सब बातें थी की एनालिटिकल डायमेंशन की, कि आप क्या क्या चीज़ अपने आंसर में ऐड करोगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर का है, तो आप बहुत ज़्यादा वर्ड लिमिट मतलब वर्ड्स को नहीं यूज़ कर सकते, आपके पास एक वर्ड लिमिट भी रहेगी। सो थ्रू योर आंसर you have to you have to show your skills on language। तो आप यहाँ पर ना बहुत अच्छे वोकेबलरी यूज़ कीजिए, जैसे कि रिप्रेजेंटेशंस, आइडियोलॉजी, सिम्बोलिज्म, जेंडर पॉलिटिक्स, नेशनल डिस्कोर्स। तो ये आंसर बहुत ही हाई क्वालिटी का हो जाएगा, राइट। इसके बाद ये सारी चीज़ें लिखने के लिए मुझे लगता है 10 नंबर में 10 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। अब लेकिन आंसर को यही नहीं छोड़ देना है, यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर by using all these keys and terms, like you need to conclude your answer, you need to wrap your answer like a scholar। आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें कि the passage ultimately reveals the women occupy a paradoxical position in nationalist discourse, which represents as a symbol but marginalized in reality। ये मैंने लिखा नहीं, आप इसको पीछे मतलब इसको रिवाइंड करके आप दोबारा सुन सकते हो, मैंने जो बोला है आप इसको लिख सकते हो इन लाइंस को अपने आंसर में, तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या चांसेस होंगे मिस्टेक की, कि आपने ये पैसेज पढ़ा और आंसर में सिर्फ इसकी समरी लिख दी या इसको सिर्फ पैराफ्रेज कर दिया, तो अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और अगर सपोज़ आपको कोई लाइन इसमें बहुत अच्छी लगी है, सपोज़ आपको ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगी है, तो आपको इसको यहाँ कोट करना पड़ेगा। और सिर्फ कोट करने से बात नहीं बनेगी, इस लाइन को कोट करने के बाद आपको इसको एक्सप्लेन भी करना होगा, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया है। और जब आप इसकी आंसर की कोई भी लाइन को कोट करेंगे अपने आंसर में, तो हर बार आपको लुम्बा का नाम मेंशन करना होगा, राइट।
और कोई भी चीज़ को कोई जनरलाइज वे में नहीं लिखना। जैसे आपको ये पैसेज अगर फेमिनिज्म पर लगता है तो जो फेमिनिज्म का जेनरिक आंसर हो सकता है, जो जनरल आइडिया हो सकता है, सिर्फ उसको नहीं लिखना है। आपका आंसर आपकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, राइट। चलिए इतना काफ़ी है, इसके लिए पार्ट बी पर आते हैं। ये क्वेश्चन है, आपको पहले इस क्वेश्चन को डिकोड करना होगा। द अबव पैसेज हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पार्टीशन एंड nationalistic discourse used as the same trope differently. Explain. सो यहाँ पे कुछ की टर्म्स है जैसे कि सेम ट्रूप, डिफरेंटली, पार्टीशन एंड नेशनलिस्टिक डिस्कोर्स, राइट। सो यहाँ पर कंपेयर करना है। ये तो पता चल गया कि आपको ये इस आंसर में आपको कंपैरिजन करना है, मतलब सेम आइडिया है लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स बताने हैं। सो सबसे पहले आपको अपने इस आंसर के इंट्रोडक्शन में ट्रूप को डिफाइन करना होगा। ट्रूप को, आपका आंसर शुरू होगा जिसमें आप इंट्रोडक्शन में ट्रूप को डिफाइन करोगे। तो ट्रूप यहाँ पर रिकरिंग सिंबॉलिक आइडिया है, राइट। तो हेयर वुमेन इज रिप्रेजेंटेड एज नेशन, तो आपको ये अपने इंट्रोडक्शन में लिखना होगा। अब आपको कुछ कॉमन ट्रूप की बात, सेम ट्रूप की बात करनी होगी, लाइक बोथ नेशनलिस्ट डिस्कोर्स एंड पार्टीशन डिस्कोर्स। ये दो चीज़ें हो गई ना, दो डिफरेंट चीज़ें हो गई हैं, बट दे बोथ नैरेटिव यूज द ट्रूप ऑफ वुमन एज अ सिंबल ऑफ नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, both nationalistic discourse and partition narrative use the same trope of women, use the trope of woman as a symbol of nation, right। तो यहाँ आपने कॉमन ट्रूप बता दिया। अब आपको यहाँ पर डिफरेंसेस बताने, क्योंकि आंसर में तो डिफरेंसेस भी बताने ना, कंपैरिजन भी करना है। तो आप यहाँ पे बात करेंगे नेशनलिस्टिक डिस्कोर्स की। नेशनल डिस्कोर्स में वुमेन की बात होगी। वुमेन इज़ अ सिंबल ऑफ प्योर, सेक्रेड, मदर, आइडलाइज इमेज रिप्रेजेंट करनी है, रिस्पेक्टफुल बट, मतलब वुमेन इज़ रिस्पेक्टफुल बट कंट्रोलिंग। तो ये सब चीज़ें आपको ऐड करनी है। कुछ कीवर्ड्स को भी ऐड करना है, जैसे कि आइडियलाइजेशन के ऊपर बात करनी है, सिंबॉलिक प्योरिटी के ऊपर बात करनी है, ठीक है। ये तो चीज़ें हो गई नेशनलिस्टिक के बारे में। अब आते हैं पार्टीशन कॉन्टेक्स्ट में। तो पार्टीशन कॉन्टेक्स्ट की बात हुई है तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज वी कैन टॉक अबाउट वायलेंस, वी कैन टॉक अबाउट एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रॉमा। तो तीन चीज़ें हैं क्या क्या, जो कि पार्टीशन के ऊपर बात होगी, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रॉमा। सो पार्टीशन में आप वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन और ट्रॉमा की बात कर सकते हो। यू कैन राइट इन योर आंसर, यू कैन राइट पार्टीशन एक्सपोजेस द हार्श रियलिटीज बिहाइंड द सिंबॉलिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ वुमेन, राइट। अब इन दोनों चीज़ों का आपने पहले सिमिलैरिटी दिखा दी, फिर आपने इन दोनों के डिफरेंसेस बता दिए, राइट। अब अगले स्टेप में आपको इसमें क्रिटिकल इंसाइट लिखना है, जो कि आपको मार्क्स दिलवाने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो इन दिस पार्ट यू नीड टू add your interpretation on the basis of the above passage. Like you can write this contrast highlights the gap between ideological representation and lived reality, and at the end you need to conclude your answer. You can say, you can write like the same truth functions differently, serving as a tool of glorification in nationalism and as a site of suffering in partition narratives. सो दोनों ही आंसर के लिए मैं एक बात बोलूँगी, आप दोनों में से कोई भी आंसर लिखिए, दोनों के ही आंसर की जो बिगनिंग होगी वो कंसेप्ट के साथ होगी। आपको पैसेज का रेफरेंस देना होगा, कोट भी करना होगा और ऑथर का नाम भी मेंशन करना होगा। उसके बाद दोनों ही आंसर में आपको अपनी इंटरप्रिटेशन भी लिखनी होगी। स्टोरी टेलिंग मत कीजिएगा, स्टोरी टेलिंग का कोई मार्क्स नहीं मिलता है। कोई दया दिखाकर आपको पास कर देगा लेकिन अच्छे मार्क्स तो बिल्कुल नहीं देगा। सो प्लीज़ अवॉइड स्टोरी टेलिंग और ओवर जनरलाइजेशन मत कीजिए कि अगर ये जो पैसेज है ये पेट्रार्की पर है या फेमिनिज्म पे है तो जनरल
आइडिया लिख दिया, वो भी आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा. सो प्लीज़ अवॉइड स्टोरी टेलिंग एंड ओवर जनरलाइजेशन, and you have to begin your answer with the concept. You can use passage references and add your interpretation, and through all these points you can conclude your answer as well, right? So basically एक रूल है आंसर लिखने के लिए: कंसेप्ट, टेक्स्ट, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन, राइट? यहाँ पर क्योंकि ये क्लोज, जैसे ये पार्ट 1 था तो क्लोज रीडिंग पर बेस था ये. सो क्लोज रीडिंग का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ना. आप ये समझ सकते हैं कि माइक्रोस्कोप से आपको टेक्स्ट को पढ़ना है. सेकंड में आपको एनालाइज करना था, तो टेक्स्ट के अंदर का हिडन मीनिंग निकालना था, राइट? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं. ये भी इस पैसेज बेस्ड ही है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अबव पैसेज बेस्ड है. सो पार्ट ए के भी 2 पार्ट्स हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज मेक एप्रोप्रिएट नोट्स ऑन द पैसेज, 5 मार्क्स का है. एंड करेक्ट एनी एरर इन टेक्स्ट एंड parenthetical citation in the passage according to the latest MLA style sheet, ये भी 5 मार्क्स का है. और चलिए पार्ट ए को पहले डिस्कस करते हैं. तो पार्ट ए में आपको पहला तो नोट्स बनाने हैं, तो नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर लगानी पड़ेगी. अब देखिए, नॉर्मल नोट्स तो नहीं बनेंगे जैसे आप अब तक कभी आपने बनाए होंगे स्कूल वगैरह में, तो ये वो नोट मेकिंग नहीं करनी है. व्हाट एग्जामिनर वांट्स, क्या चाहता है कि स्टूडेंट जो है ना, ही और शी शुड अंडरस्टैंड द पैसेज, आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़ एंड देन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन लॉजिकली. वो आपसे कोई पैराग्राफ राइटिंग नहीं कह रहे हैं कि आप पैराग्राफ राइटिंग कीजिए, ना ही वो आपसे फुल सेंटेंसेस की डिमांड कर रहे हैं. सो आपको पूरे पैसेज को फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब क्वेश्चन दूसरा है, तो उस लिहाज से आपको इस पैसेज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा. अब इसके सेंट्रल थीम तो हमें पता चल गया, हमने ये पैसेज पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ ही लिया होगा. तो सेंट्रल थीम है इसका विमेन, नेशनलिज्म, पार्टीशन, राइट? तो इसी की ही आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनानी है. तो आप कमेंट सेक्शन मुझे बना के दिखाइए. और फॉर्मेट ऐसा होगा जैसे इसका पहला हमने नोट बना लिया, मैं ओरली बोल रही हूँ, मैं यहाँ लिख नहीं पाऊँगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ. तो फॉर्मेट ऐसा होगा, पहली हेडिंग होगी नेशनलिस्ट डिस्कोर्स. तो नेशनल डिस्कोर्स में आप 2 पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. द फर्स्ट इज़ विमेन एज सिम्बल्स और दूसरा हो गया मदरहुड. बाकी आप ऐड कीजिए, अगर आपको कुछ और लगता है इस पर आप ऐड और कर सकते हो. तो सेकेंड हेडिंग होगी आपकी रोल ऑफ विमेन. रोल ऑफ विमेन में भी 2 हेडिंग्स मुझे जो समझ में आ रही है वो ये है, पहली है रिप्रोडक्शन ऑफ नेशन और दूसरी है कल्चरल आइडेंटिटी, राइट? थर्ड हेडिंग जो मुझे लगती है वो है पार्टीशन कॉन्टेक्स्ट. तो पार्टीशन कॉन्टेक्स्ट में मुझे 2 चीज़ें समझ में आती हैं, वॉयलेशन एंड एब्डक्शन. इसके अलावा अगर आपको कोई और भी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल देयर, राइट? तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे नोट मेकिंग करते समय. लाइक यू हैव टू यूज़ शॉर्ट फ्रेजेस, कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स. लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, फुल सेंटेंसेस नहीं होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए, हमें सिर्फ नोट्स बनाने हैं. तो 5 मार्क्स आपका यहाँ पर हो गया. इसमें आप एब्रीविएशंस भी कर सकते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 मार्क्स हैं तो 1 मार्क का तो की एब्रीविएशंस भी होगा. तो ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है. मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी वेल नोन है कि नोट्स कैसे बनते हैं, राइट? और हाँ, टाइटल भी दे दीजिएगा क्योंकि नोट्स बनाए हैं, नोट मेकिंग की है, तो टाइटल भी दे दीजिएगा एक अच्छा सा टाइटल. और टाइटल जितना छोटा होगा, मतलब छोटा हो लेकिन इम्पैक्टफुल काफ़ी हो, बहुत बड़ा टाइटल भी नहीं हो, राइट? कुछ इसमें कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं नोट मेकिंग करते समय वो करते हैं, जैसे कि पैसेज को कॉपी कर देते हैं, वो नहीं करना है. हेडिंग नहीं लिखते हैं, तो वो हेडिंग भी लिखनी है और सब हेडिंग भी लिखनी है, पैराग्राफ नहीं लिखना है, राइट? अब इसके पार्ट 2 पे जाते हैं कि इसमें ना अगर आपको कोई एरर दिखता है तो आप उसको करेक्ट करके पैसेज को लिखिए. तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आ रही हैं. एक तो है MLA, इन टेक्स्ट साइटेशन,
पेरेंथेटिकल साइटेशन, और कुछ रूल्स वगैरह की बात यहाँ पर हुई है, तो ये आपको करेक्ट करना है। अब देखो इसमें कुछ एरर्स हैं, मैं सारी एरर नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ एक या दो एरर बताऊंगी, बाकी आप खुद बताइएगा। जैसे पहला एरर है ये एरर है, और दूसरा एरर है ये, एक मिनट पूरा इरेज करते हैं। सो पहला एरर जो मुझे दिखा है वो है ये, और दूसरा एरर है ये। अब देखिए ये एरर कैसे है, क्योंकि यहाँ पर MLA स्टाइल मैनुअल यूज़ हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो हमें वही रूल करना है। MLA में ऑथर का नाम लिखा जाता है, पेज नंबर लिखा जाता है, बट ईयर नहीं लिखा जाता है। ये तो शिकागो और APA में ही लिखा जाता है, शिकागो भी शायद नहीं, APA में लिखा जाता है। ईयर जो होता है वो शिकागो में लिखा जाता है, ना कि MLA में। ईयर नहीं लिखा जाता है, तो ईयर नहीं लिखा जाएगा, राइट। और ऐसे ये पेज नंबर भी मेंशन नहीं किया जाता है, राइट। सो इसका करेक्ट जो होगा वो होगा और यहाँ पे ये जो ऑथर का नाम है, अच्छा ये जो नाम है ये भी गलत लिखा है, ये इसका फर्स्ट नेम है, जबकि MLA में सेकंड नेम यानी कि जो सरनेम होता है वो लिखा जाता है। तो रॉन्ग ये हो गया कि इन्होंने एनिया पेज नंबर 215 लिखा, इसकी जगह इनको लिखना था कॉमा, सॉरी ये इसकी जगह था, ठीक है। अच्छा हाँ एक सेकंड, एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, इसकी अगर हम बात करें तो ये ब्रैकेट में सिर्फ ईयर को इन्होंने ब्रैकेट किया है, सिर्फ ईयर को नहीं, इनको ये इस पूरे को ब्रैकेट करना था, राइट। इसका भी लिखना था। दूसरी चीज़ इन्होंने ये फर्स्ट नेम लिख दिया, फर्स्ट नेम नहीं लिखना था, और पेज नंबर भी मेंशन नहीं करना था, इनको सेकंड नेम लिखना था, राइट। तो इसमें ये एक दो गलतियां हुई हैं। और कॉमा नहीं होता है, सॉरी कॉमा भी नहीं होता है, यहाँ इन्होंने कॉमा भी लगाया था, तो कॉमा नहीं होगा, कोई ईयर नहीं लिखा जाएगा, पेज नंबर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और ऑथर का नेम ऑप्शनल है। अगर वो सपोज सेंटेंस में है तो फिर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर सेंटेंस में नहीं है तो फिर लिखा जाएगा, राइट, और उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो ये 2 से 3 कार्य, ये 2 गलतियाँ मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको लगता है कि और भी गलतियाँ इसमें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, क्योंकि ये दोनों हो चुका है, इसमें और भी एरर्स हैं, आपको खुद ढूंढना है वो। अब सेकंड पार्ट है, use the relevant data provided below to construct a works cited or reference list the following the latest MLA or APA style conventions. So correct the case, font, formatting and of the provided data where necessary. तो ये कुछ साइटेशंस हैं जिसको आपको करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या जानना चाहता है आपसे, वो जानना चाहता है कि आपको कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है ML और APA फॉर्मेट की, आपको अरेंजमेंट करना आता है या नहीं आता है, आपको फॉर्मेटिंग आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको इस एंट्री को देखकर आपको इसको आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। अब जैसे कि ये है टाइप ऑफ एंट्री, 2 एडिटर्स एंड देयर एडिटेड बुक्स, राइट। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, टाइप ऑफ एंट्री है 2 एडिटर एंड द एडिटेड बुक, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 2010, फर्स्ट एडिटर का सरनेम है एल्बर, और फर्स्ट एडिटर का फर्स्ट नेम है जैन, सेकंड एडिटर का टाइटल है फ्लूड्रिनिक और नाम है मोनिका, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें हमें समझ में जो आ रही हैं। पब्लिशर का नाम है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है कोलंबस,
और बुक का टाइटल है पोस्ट कॉलोनियल नैरेटोलॉजी। तो ये 2 से 3 चीज़, मतलब 4-5 चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। अब ये एडिटेड बुक है, ठीक है, और इसके 2 एडिटर्स हैं। तो डेटा हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एडिटर का नाम, मतलब हमने रफ स्पेस पर हम ये एडिटर का नाम लिखेंगे। एडिटर का नाम है जैन एल्बो एंड मोनिका फ्लूडनिक, ठीक है। टाइटल है पोस्ट कॉलोनियल नैरेटोलॉजी। पब्लिशर है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस एंड प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है कोलंबस और ईयर है 2010। अब देखिए रूल क्या कहता है। अगर आप एमएलए के हिसाब से चल रहे हो या आपकी मर्ज़ी, एमएलए और एपी, हम एमएलए से करते हैं क्योंकि हम लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं, तो हमें आगे भी इसी से काम करना होगा। तो फर्स्ट एडिटर का जो नाम में पहले उसका सरनेम आएगा, यानी कि एल्बर कॉमा जैन, और सेकंड में नाम वो उसी सेम ऑर्डर्स में आएगा, फ्लूडनिक कॉमा मोनिका, ठीक है। बुक टाइटल जो होगा वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। पब्लिशर सबसे एंड में, पब्लिकेशन का नाम और पब्लिशन ईयर भी आएगा, और उससे पहले ही ये मतलब बीच में कोलंबस यानी कि प्लेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको, कॉमा देन कॉमा एंड मोनिका, कॉम नहीं, कॉमा नहीं, नहीं, ये दोनों एडिटर्स हैं, ये इसके ऑथर नहीं है, तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, फुल स्टॉप। अब हमें लिखना है बुक का नाम, तो ये इटैलिक में होगा, इटैलिक फॉन्ट में होगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इटैलिक लगे। पोस्ट सॉरी कॉलोनियल नहीं है, पोस्ट क्लासिकल, ये आप इसको समझिए ये इटैलिक है, पता नहीं लग रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, इसका और भी ये भी नाम है, अप्रोचेस एंड एनालिसिस, ये भी इसका टाइटल है, तो ये कॉलोन में आएगा, ये भी इटैलिक रहेगा, अप्रोचेस एंड एनालिसिस फर्स्ट। अब ये नॉन इटैलिक हो जाएगा। अब आएगा पब्लिकेशन का नाम, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कॉमा ईयर। इसमें ये प्लेस ऑफ पब्लिकेशन नहीं आएगा एमएलए में, राइट। तो अगर आप इतना लिखेंगे आपको 5 नंबर मिल जाए, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी ये टाइप ऑफ एंट्री सिंगल ऑथर आर्टिकल है जर्नल में, तो इसमें भी सेम यही रूल होगा। देखिए ऑथर का नाम है यहाँ पर, सरनेम है डेरिडा और फर्स्ट नेम है जेकस। आर्टिकल है कोरियोग्राफीज, ठीक है। जर्नल का नाम है डायक्रिटिक्स, वॉल्यूम 12, इशू नंबर 4, पेजेस और ईयर, तो ईयर है 2000। तो ये ऐसे ही लिखना है इसको। अब आर्टिकल में, आर्टिकल है तो ये यहाँ पर आर्टिकल का जो नाम होगा उसमें इन्वर्टेड कॉमा आएगा, जनरल के नाम इटैलिक हो जाएगा, वॉल्यूम नंबर और पेज ये यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, पीपी जिसे हम बोलते हैं, वो यूज़ किया जाएगा, और प्रॉपर पंक्चुएशन यहाँ पर यूज़ होगी। यहाँ कोई पंक्चुएशन ऐसे थी नहीं, यहाँ होगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, सेकंड पहले आएगा सरनेम डेरिडा कॉमा जेकस, फुल स्टॉप। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल का नाम है उसको हम, क्योंकि वो आर्टिकल है तो इसलिए उसको इन्वर्टेड कॉम कोट कर देंगे,
कोरियोग्राफीज, ठीक है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब जर्नल का नाम है डाइट क्रिटिक्स, तो ये इटैलिक होगा, ठीक है, कॉमा, ये नॉन इटैलिक होगा, वॉल्यूम 12, कॉमा, नंबर 4, ईयर, कॉमा, 66 to 77, फुल स्टॉप। ये हमने लिख दी एंट्री फॉर जर्नल्स, राइट। तो अब इतना कर देंगे, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए या ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये वाला क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आप ये सीख जाते हैं ना साइटेशन करना, तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा, सॉरी, ये 5 मार्क्स का, हाँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन। सो आपको इसमें पूरे रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे कई बार क्या होता है कि हम सरनेम से पहले फर्स्ट नेम लिख देते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। पहले सरनेम आएगा फिर फर्स्ट नेम आएगा। इटैलिक्स अप्लाई होते हैं यहाँ पर जर्नल के नाम में और बुक के नाम में बस, और कहीं इटैलिक्स अप्लाई नहीं होंगे। एमएलए का सीक्वेंस फॉलो ऐसे ही करना पड़ेगा, राइट। और अगर एडिटर का नाम है, अगर हमारे पास ऑथर का नाम नहीं, एडिटर का नाम है, तो हमें यह मेंशन करना पड़ेगा कि ये एडिटर का नाम है, राइट। सो these entries are formatted according to MLA style guidelines with correct structure, punctuations and formatting, right। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अच्छा, इसमें तो 3 क्वेश्चन है, तीनों ही करने हैं, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन भी उस पैसेज से ही पर ही बेस्ड है, इस पैसेज पर। तो इस पैसेज को तो आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको तीनों क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है और इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है। जनरली पार्ट ए में 4 क्वेश्चंस, पार्ट ए में 4 नहीं, पार्ट बी में 4 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी माय बैड। हाँ जी, तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड होंगे, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग करने होंगे, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ए ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज read the passage above and identify 2 topics that could be used for purpose of research. Give reasons for your answer. So इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अभी पढ़िए और ढूंढिए ऐसे कोई 2 टॉपिक जिन पर रिसर्च हो सकती है, जो कि इस पैसेज से हमें मिलते हैं। देखिए, जो मुझे समझ में आया है, हो सकता है मैंने आपका जैसा सोचा हो या आपसे अलग सोचा हो। तो जो पहला टॉपिक मेरे माइंड में आया वो ये है। पहला टॉपिक ये है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एज नेशन इन नेशनलिस्ट डिस्कोर्स। सो दिस टॉपिक इमर्जेस फ्रॉम दिस पैसेज idea that women are symbolically constructed as embodiments of the nation, especially through figures like Mother India, right? So the passage highlights how women are positioned as biological and cultural producers of the nation, which reflects a gendered ideology with nationalism. So this topic is very significant क्योंकि ये आपको allow करेगा a critical exploration of how nationalism uses gender metaphors to control women's roles and identity. And it also helps analyze how such representations reinforce patriarchal structures while appearing to honor women symbolically, right? सेकेंड टॉपिक जो मेरे माइंड में इस पैसेज से आया वो ये है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन ड्यूरिंग पार्टीशन। सो क्योंकि ये पैसेज भी रेफर ही कर रहा था प्रोटेक्शन, असॉल्ट, एबडक्शन एंड रिकवरी ऑफ विमेन ड्यूरिंग पार्टीशन। सो दिस टाइटल इंडिकेट्स द विमेन्स बॉडीज बिकेम साइट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। ये टॉपिक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इस पर ये बहुत अच्छी रिसर्च हो सकती है इस पैसेज के थ्रू, जो मुझे समझ में आया। क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है ना जेंडर को हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से। इट enables रिसर्च into how violence against women was not just personal but deeply linked to the nationalist agendas, honor, identity. So ये आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म सोशल एंड साइकोलॉजिकल implications of partition. तो ये 2 टॉपिक है और रीज़न भी मैंने काफ़ी अच्छा दे दिया है
कि इन पर रिसर्च कैसे और क्यों हो सकती है, राइट। अब इसका पार्ट 2 है, राइट अ नोट explaining how any one topic in the above passage could be developed for research paper. So जैसे इसको ही ले लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज नेशन इन द नेशनल डिस्कोर्स, इसकी बात करते हैं। तो इसको एज अ रिसर्च पेपर कैसे डेवलप किया जा सकता है। अब इसमें देखिए रिसर्च प्रॉब्लम ये होगी कि हमारी जो स्टडी है, आर स्टडी विल एग्जामिन हाउ women are symbolically constructed, right, as embodiments of nation, and how the representation of women affects their agency and identity. तो यहाँ पर कुछ रिसर्च क्वेश्चंस आएंगे माइंड में, लाइक हाउ आर women represented in nationalistic discourse, और सिग्निफिकेंस क्या है मदर नेशन ट्रूप का, और डज द रिप्रेजेंटेशन एम्पावर और रिस्ट्रिक्ट द वुमेन। तो ये कुछ रिसर्च क्वेश्चन है जो कि एक इस टॉपिक को, मतलब जो ये वाला टॉपिक है, इसको एक रिसर्च पेपर में डेवलप कर सकते हैं हम इसके, राइट। तो और इसका अगर ऑब्जेक्टिव भी लिखना हो हमें, क्योंकि हमें बताना है ना कि भाई क्या रिसर्च क्वेश्चन होगा, कैसे ये रिसर्च पेपर डेवलप होगा, तो ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने होंगे कि हम इस रिसर्च पेपर में एनालाइज करेंगे जेंडर्ड मेटाफर्स को इन नेशनलिज्म, एग्जामिन करेंगे द लिंक बिटवीन विमेंस बॉडीज एंड नेशनल आइडेंटिटी, एंड देयर इज़ अ क्रिटिक पेट्रियार्कल इम्प्लीकेशन ऑफ सच रिप्रेजेंटेशंस। तो इसकी मेथडोलॉजी भी ऐसी होगी, पहला जो होगा टेक्सचुअल एनालिसिस होगा, उसके बाद थियोरी फ्रेमवर्क होगा, उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ होगा। टेक्सचुअल एनालिसिस में आप कोई भी पार्टीशन लिटरेचर का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। और थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में थियोरीज आएंगी जैसे कि फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थियोरी, नेशनलिज्म ओवर पेट्रियार्कल सोसाइटी, इस तरह के पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो और सेकेंडरी सोर्सेज में आप स्कॉलरली आर्टिकल्स, बुक्स, इन सब का मेंशन कर सकते हो। अब रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो भाई लिटरेचर रिव्यू भी होगा, तो आप यहाँ पर बात कर सकते हो इस पैसेज की, विच इज़ रिटन बाय एनिया लुम्बा। आप लिख सकते हो अपने लिटरेचर रिव्यू में कि स्कॉलर्स लाइक एनिया लुम्बा आर्ग्यू दैट nationalism often constructs women symbolically rather than recognizing their individuality. Existing studies, this passage highlights how women are idealized but also controlled, right? बाकी आप अपने इस आंसर को इतना लिखने के बाद अपने आंसर को आप कंक्लूड करोगे। आप उसमें लिख सकते हो कि द रिसर्च विल कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड नेशनलिज्म एंड रिवील हिडन पावर स्ट्रक्चर्स इन कल्चरल नैरेटिव्स, राइट। और इसमें एक एक्सपेक्टेड आउटकम भी लिख सकते हो कि ये जो स्टडी है ये शो करती है कि रिप्रेजेंटिंग women as a nation often limits their real freedom by glorifying them symbolically, right? So आंसर को लिखने के लिए बहुत ही क्लियर और रेलेवेंट टॉपिक को चूज़ करना है। आंसर को डायरेक्टली पैसेज के कीवर्ड से लिंक करना। आप इसमें कुछ एकेडमिक टर्म्स है जैसे कि रिप्रेजेंटेशन, डिस्कोर्स, आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, कंट्रोल, पेट्रियार्कल, ये सब यूज़ कर सकते हो, राइट। चलिए अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वाला है क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स भी कंसिस्ट करता है, राइट। सो पार्ट बी में आप कौन से क्वेश्चंस करेंगे, कौन सा छोड़ देंगे, ये डिसाइड करने से पहले, क्योंकि यहाँ 4 क्वेश्चन करने आपको कोई 3, तो ये डिसाइड करने से पहले आपको इस पैसेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे। तो आप इसको पढ़िए 10, 15, 20, 25 मिनट, जितना भी समय आपको लगता है इसकी क्लोज रीडिंग कीजिए। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, using I. Richards' technique of closely analyzing the text will help us understand world's solution to the problems of women of her time. Do you agree? So इस आंसर में you have to discuss about I. Richards' technique of close reading. ये तो mentioned है. His technique of close reading
emphasizes careful attention to the language, tone, imagery and meaning with the text, right? So ये जो क्लोज रीडिंग वाला, क्लोज रीडिंग की जो ये टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था. सो ये जो मेथड है इसको अप्लाई करेंगे हम वर्जीनिया वुल्फ का इस पैसेज में, रूम ऑफ वंस ओन. सो दिस the close reading of this passage allows us to deeply understand her proposed solution to the problems faced by women in her time. So through close textual analysis we can see that वुल्फ का जो आर्ग्यूमेंट है, राइट, उसका जो आर्ग्यूमेंट है अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आप इसको पढ़ेंगे ना इस पैसेज को तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. ये यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात हुई है, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की बात हुई है, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएटिव करेज जो कि और ज़्यादा क्लियर और इम्पैक्टफुल हुई है, इसकी बात हुई है. तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी होंगी अपने आंसर में. सो देयरफॉर इट कैन बी स्ट्रांगली आर्ग्यूड दैट Richard's technique of close reading enhances our understanding of Woolf's vision, right? सो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी जिसको आपने आंसर में लिखी होंगी कि वुल्फ को हमने समझा थ्रू द क्लोज रीडिंग. तो क्लोज रीडिंग फोकस करेगा इस पैसेज की लैंग्वेज पर, पैसेज के स्ट्रक्चर पे, टोन पर, टोन की बात तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, और सिम्बोलिज्म पे. सो व्हेन वी अप्लाइज टू दिस to Woolf's text, we realize that her ideas are not just theoretical but carefully constructed through literary techniques, right? अब ये जो आइडिया है हमने इसका क्लोज रीडिंग किया, ठीक है, तो इसका जो आइडिया है अ रूम ऑफ वंस ओन, तो ये यहाँ में पता चला कि दिस फ्रेज एमर्जेस एज अ पावरफुल सिंबल. इट रिप्रेजेंट्स फिजिकल स्पेस, अ रूम ऑफ वंस ओन, एक ऐसा कमरा जो खुद का हो, राइट? तो ये फिजिकल स्पेस की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, फ्रीडम की बात हो रही है, फ्रीडम फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्रोल उसकी बात हो रही है. सो विदाउट एनालाइजिंग दीज फ्रेजेस डीपली वी माइट टेक इट लिटरली, ठीक है. अभी अगर थोड़ा जैसे हमने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा तो हमने इसको यही समझा कि भाई फिजिकल स्पेस की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, फ्रीडम फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्रोल की बात हो रही है. जब हमने इसको डीपली एनालाइज नहीं किया, हमने इसको लिटरली ले लिया भाई यही मतलब होंगे, बट क्लोज रीडिंग रिवील्स दैट कि जो वुल्फ है ना, शी इज़ प्रपोजिंग अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विमेंस कंडीशन. वो तो फुल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पर वो मनी की भी बात हुई है इस पैसेज में. तो मनी को यहाँ पर इन्होंने एज अ सेंट्रल मोटिव रिप्रेजेंट किया है. वुल्फ शी रिपीटेडली स्ट्रेसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी, राइट? पूरा मनी पे इतना ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं अपनी इस पैसेज में. तो क्लोज रीडिंग ये बता रहा है कि भाई मनी सिर्फ वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, मनी है इंडिपेंडेंस, राइट? और इंडिपेंडेंस क्या है? वो क्रिएटिव फ्रीडम है. सो दिस रिपीटिशन हाईलाइट्स द इकोनॉमिक फ्रीडम विच इज़ नॉट ऑप्शनल बट इसेंशियल फॉर विमेंस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. तो ये बात हमें कब पता चली, मतलब मुझे कब पता चली? जब मैंने इसकी क्लोज रीडिंग की. जब मैंने इसको एक या दो बार पढ़ा ना तो मैंने यही सब पढ़ा कि भाई प्रॉपर्टी की बात हो रही है, प्रिविलेजेस की बात हो रही है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेजर, मनी, इसकी बात हो रही है. लेकिन मनी का मतलब सिर्फ मनी नहीं है, मनी का मतलब है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम. अगर मनी होगी तो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होगी, इंडिपेंडेंस होगी, क्रिएटिव फ्रीडम होगी. सो एंड दिस मनी, दिस फ्रीडम इज़ वेरी इसेंशियल फॉर विमेंस इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. तो यहाँ वो बात अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की नहीं कर रही हैं, और मतलब फीमेल की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात नहीं हो रही है, बात एक्चुअली हो रही है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की. और हाँ, मनी इसका बहुत बड़ा टूल है. अगर किसी महिला को, किसी फीमेल को अगर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ चाहिए, उसे इंडिपेंडेंस चाहिए, उसको क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, तो उसको मनी चाहिए, राइट? अब यहाँ पे जो टोन की अगर हम बात करें
तो हमने सेंट्रल मोटिव तो पढ़ लिया, अब यहाँ पर हम टोन की बात कर रहे हैं। तो ना जो मेरी समझ है इस पैसेज को लेकर वो ये है कि जो ये पैसेज है ना, ये काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी काम टोन में लिखा हुआ है। ऐसा कुछ एग्रेशन नहीं दिख रहा है कहीं भी किसी भी सेंटेंस में। कोई जैसे आप इसको पढ़िए, नाउ माई बिलीफ इज़ दैट दिस पोएट हु नेवर रॉट अ वर्ड वॉज बuried एट द क्लोज रोड स्टिल लाइव्स, शी लिव्स इन यू एंड मी एंड इन मेनी अदर वुमेन हु आर नॉट हियर टू नाइट। तो ये बहुत ही काम टोन है, बहुत ही लॉजिकल है और परsuasive है। इसको पढ़ के ना 1-2 मिनट के लिए, 1-2 घंटे के लिए आप बहुत ही चार्ज फील करोगे, खुद को इमोशनल से ज़्यादा चार्ज फील करोगे। सो द क्लोज रीडिंग ऑफ दिस पैसेज हेल्प मी टू सी लाइक शी यूजेस facts and historical references. She builds a reasonable argument. So this strengthens her solution because it appears practical and achievable, not just idealistic. Right? So एक तो यहाँ पर ये बात हो गई है। एक वुल्फ ने एक इमेजिनेशन यहाँ पर लिखी है about a woman, buried woman writer. ये so she imagines a talented woman who never wrote, लिखा है ना, my belief is that this poet who never wrote a word and was buried at। तो ये इन्होंने एक टैलेंटेड वुमन को इमेजिन किया जिसने कभी लिखा नहीं। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन अगर इसकी क्लोज रीडिंग की जाए तो एक से कहीं ज़्यादा मतलब इसके निकलते। मेरी जो इंटरप्रिटेशन थी वो ये थी कि ये ना एक तरह का मेटाफर है फॉर सप्रेस्ड फीमेल क्रिएटिविटी, कि मतलब लड़की है, पोएट हो सकती थी, पोएट है मतलब इसका मतलब ये कि वो उसके अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो स्किल्स है, उतना टैलेंट है कि वो एक अच्छी पोएट बन जाए, बट शी नेवर रॉट अ वर्ड। इसका मतलब वो सप्रेस थी। सो दिस इज़ अ मेटाफर फॉर सप्रेस्ड फीमेल क्रिएटिविटी, कि उसको मौका ही नहीं मिल पाया, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई उसको कि वो खुद से कुछ लिखे, और वो मर गई बिना लिखे। राइट, सो इट शोज सिस्टमैटिक ऑपरेशन नॉट द लैक ऑफ टैलेंट। भाई वो पोएट बनी, इसका मतलब टैलेंट तो था, लेकिन लिखा एक शब्द नहीं, इसका मतलब सिस्टमैटिक ऑपरेशन हुआ उसके ऊपर। सो दिस एग्जाम्पल क्लियरली सपोर्ट्स अ सॉल्यूशन कि वुमेन नीड अपॉर्चुनिटी, वुमेन नीड फ्रीडम, नॉट जस्ट एबिलिटी। सिर्फ एबिलिटी से नहीं कुछ होता है, एबिलिटी भी चाहिए लेकिन उसके साथ हमें अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए। और ये बार बार ना कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, उसको बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, जैसे फ्रीडम। फ्रीडम इन्होंने कई बार इन्होंने लिखा, फ्रीडम की बात लिखी है इन्होंने, है ना, राइटिंग की लिखा है, इंडिपेंडेंस की बात लिखी है। सो द क्लोज रीडिंग ऑफ दिस पैसेज शोज दैट दीज आर नॉट रैंडम रिपीटेशन, दे आर हर कोर सोल्यूशन, राइट। एंड रिपीटेशन क्रिएट्स एम्फेसिस एंड क्लैरिटी, राइट। अब यहाँ पर एक इमेजरी भी है डोमेस्टिक लाइफ की, लाइक यू मस्ट ऑफ कोर्स गो ऑन बियरिंग चाइल्ड, बट सो दे से इन 2s and 3s, नॉट इन 10 and 12s, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे डोमेस्टिक हाउस होल्ड लाइफ को, हाउस होल्ड टास्क को इमेजिन किया है कि शी रेफर्स टू, वर्जीनिया वुल्फ रेफर्स टू women डूइंग हाउस होल्ड टास्क लाइक वॉशिंग डिशेज। सो अगर इसकी हम अगर क्लोज रीडिंग करें, राइट, दे आर वॉशिंग अप डिशेज, पुटिंग द चिल्ड्रन टू बेड, राइट, ये जो सेंटेंसेस हैं ये हाईलाइट करते हैं कि देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन डोमेस्टिक लेबर वर्सेस इंटेलेक्चुअल वर्क। कहाँ वो पोइट्री लिखती, इंटेलेक्चुअल काम करती, लेकिन उसका जो काम था वो डोमेस्टिक टास्क में सारा उसका लाइफ उसकी चली गई। सो देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन domestic labor versus intellectual work, and it shows how women's time is controlled, right? So this strengthens and her argument that women need time and space to think and write। अब जैसे वो बोलते हैं ना कि have 500 of a year each of us rooms of our own, if we have the habit of freedom and courage to write exactly what we think, then the opportunity will come। So this strengthens her argument that the women need time and space to think and write। So इस पैसेज को अगर आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, अगर सिर्फ इसको आप पढ़ रहे हैं तो शायद आपको इसका जिस्ट नहीं मिल पाया, आपको इसका कोर आइडिया नहीं मिल पाया। लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि वर्जीनिया वुल्फ जो है वो सॉल्यूशंस दे रही है,
इस ऑपरेशन का, कि अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी मतलब मनी होगी, मतलब मनी होगी तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी, रूम अपना पर्सनल होगा तो पर्सनल स्पेस होगा जहाँ बैठकर लड़की फीमेल जो है वो बैठकर सोच सकती है, लिख सकती है, उसको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम मिलेगी, करेज आएगी उस पर लिखने के लिए, और वो ब्रेक करेगी सोशल कॉन्स्टेंट्स को. सो विदाउट क्लोजिंग रीडिंग, विदाउट क्लोज रीडिंग, ये जो भी आइडियाज है दैट मे अपीयर सिंपल, बट with close reading we see their depth and interconnectedness, right? So basically हम सभी इस आगे इस स्टेटमेंट से हम अग्री करेंगे. आई टू अग्री दैट रिचर्ड्स टेक्निक इज हाईली यूजफुल बिकॉज close reading uncovers deeper meanings in Woolf's language. It clarifies her argument and solution. It connects literary form with social issues. So close reading alone may ignore broader historical context. Combining it with feminist theory gives a more complete understanding. So I can conclude, I am concluding this answer by saying that applying I. Richards' technique of close reading significantly enhances our understanding of Woolf's solution to women's problem. It allows us to interpret her symbols, tone, arguments in depth, revealing that her vision is not merely literary but deeply political and transformative. राइट. सो इस आंसर को, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है तो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड आंसर आपको लिखना है. आप रिचर्ड और वुल्फ का कनेक्शन लिख सकते हो, यहाँ पर शुरू कर सकते हो अपने आंसर को. फिर ये जो टर्म्स थी इसमें, सिम्बॉलिज्म, टोन, मेटाफर, रिपीटिशन, इस इन टर्म्स को यूज़ करिए. कुछ टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स दीजिए इस पैसेज में से, राइट. और क्लियरली लिंक करना एवरीथिंग टू अ सोल्यूशन. हर एक चीज़ सोल्यूशन है ना. और फिर इन सारी चीज़ों को क्रिटिकली इवैल्यूएट कीजिए अपने आंसर में. ये 20 मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट. अब पार्ट बी देखते हैं. Woolf's appeal to have the habit of freedom and courage to write is also contextualized by her critically comment. So वुल्फ का आइडिया है ये इन दिस पैसेज, अ रूम ऑफ वन्स ओन. Virginia Woolf does not merely encourage women to write. Actually, she carefully situates this appeal within the historical, economical, and social realities of women's life. Her call for developing the habit of freedom and courage to write is deeply contextualized, as she shows that creative freedom is not natural or easily available to women but must be cultivated with specific enabling conditions, right? So इसमें आप कुछ historical context की बात कर सकते हो women's exclusion. जैसे कि वुल्फ ने भी अपना ये जो पैसेजेस शुरू किया था बाय रिमाइंडिंग रीडर्स दैट women were historically denied education, property rights, access to profession, right? So this context is important because women lacked opportunities for intellectual development. So her appeal is grounded in the fact that women are newly entering spaces of freedom and must learn to use them. यहाँ पर आप इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की भी बात कर सकते हो, लाइक मनी एंड इंडिपेंडेंस. सो इन थ्रू दिस पैसेज you can see that Woolf emphasizes that a woman must have financial independence. Why it matters? Because economic dependence restricts freedom, right? And economic independence allows the freedom. It creates the freedom of her own, right? So this writing requires time. इसमें जैसे बात ये ना कि पोएट लिख नहीं पाई. वाई? बिकॉज राइटिंग रिक्वायर्स टाइम, स्टेबिलिटी, मेंटल पीस. सो द हैबिट ऑफ फ्रीडम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द मटेरियल कंडीशंस, नॉट जस्ट डिज़ायर, राइट. अब यहाँ पर आप बात भी कर सकते हो कि फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल स्पेस की भी बहुत ज़रूरत है, जो कि वुल्फ ने भी अपने इस पैसेज में बोला है. तो जो ये आइडिया है a room of one's own, that symbolizes what? That symbolizes privacy, that symbolizes autonomy. And autonomy मतलब दो तीन चीज़ें ये रूम ऑफ वंस ओन,
ये जो टाइटल है ये दो तीन चीज़ें एक्सप्रेस करता है, सिम्बलाइज करता है. द फर्स्ट इज privacy, द सेकेंड इज autonomy, and the third is freedom from the domestic task interruptions. So women have always been confined to share domestic spaces, limiting their creativity. So courage to write requires space to think and express. So this is about courage to write. यहाँ पे आप सोशल कंडीशनिंग और फिजिकल साइकोलॉजिकली जो बैरियर्स होते हैं उनकी बात कर सकते हो कि जब अपॉर्चुनिटी अराइज होती हैं तो क्या होता है कि वीमेन फेस इंटरनलाइज इन्फीरियरिटीज, शी लैक्स द कॉन्फिडेंस, शी हैज़ फियर ऑफ जजमेंट. सो वुल्फ ने इस पैसेज से शो किया है कि फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट एक्सटर्नल बट इट मस्ट बी इंटरनाइज as a habit of freedom representing here. So the courage is needed to overcome psychological oppression. अब यहाँ पर इन्होंने डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कॉन्स्टेंट बताया है, तो उसको भी आप अपने इस आंसर में लिखोगे कि वुल्फ refers to women being occupied with child care, household work. So this context highlights the lack of uninterrupted time and continuous distraction. So this writing becomes difficult. The writing becomes difficult and courage is needed to prioritize intellectual work, right? और यहाँ पर भी आप वो चीज़ लिख सकते हो, वो जो वुल्फ ने इमेजिन की थी ना, टैलेंटेड वुमन हु इज़ अ पोएट बट नेवर रॉट अ वर्ड. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देयर इज़ अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी. सो दिस मेटाफर शोज द सप्रेशन ऑफ फीमेल क्रिएटिविटी एंड लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री. सो हर अपील इज़ देयर फॉर ऑल्सो अ कॉल टू रिक्लेम द लॉस्ट वॉइसेस. और हैबिट ऑफ फ्रीडम को थोड़ा और इम्पोर्टेंस देंगे आप अपने आंसर राइटिंग में, क्योंकि एक तरह का ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. द वर्ड हैबिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हियर. द वर्ड habit is very important here. It suggests freedom must be practiced, it develops over the time, and it requires discipline. So women must consciously build the ability to think and write freely, right? So Wolf emphasizes writing truthfully, independently, and without fear. So this courage involves challenging patriarchy, expressing personal experiences, and breaking silence. So the writing becomes an act of empowerment and resistance. सो 20 नंबर का आंसर है. इसको सिर्फ ऐसे कहानी की तरह मत लिखिएगा. इट नीड्स अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन. इट नीड्स द वुल्फ्स मतलब यू हैव टू टॉक अबाउट वुल्फ्स आर्ग्यूमेंट, and this is very powerful point for your answer. Why? Because it connects creativity with real life condition. It highlights structure inequality and inspires women to claim intellectual. So her focus is mainly on education and middle class women. So issues of class, race and colonial context are less addressed here. तो वो बाकी सब चीज़ें नहीं है, ये educated middle class women का issue ज़्यादा focused है. So despite this, her works remains foundational in the feminist thought. So you can conclude your answer through all these points. Like Virginia Woolf's appeal for the habit of freedom and courage to write is deeply rooted in the socioeconomic and historical realities of women's lives. So she demonstrates that the true creative freedom requires both external support and internal strength. Her argument continues to be relevant as it encourages women to assert their voice and identity through writing. राइट? तो कोई ये स्ट्रैटेजी है आंसर लिखने की. कॉन्टेक्स्ट से शुरू कीजिए, टेक्स्ट को यूज़ कीजिए, जो ये वर्जीनिया वुल्फ का जो ये पैसेज है इसको यूज़ कीजिए. इसमें जो कीवर्ड्स है फ्रीडम, करेज, पेट्रार्की, इंडिपेंडेंस, इसको यूज़ कीजिए. कुछ एक एग्जांपल्स दीजिए टेक्स्ट, जैसे कि मनी, रूम, बरिड राइटर. और क्रिटिकली इवैल्यूएशन तो बहुत ज़रूरी है. और फिर लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर को ख़त्म करने के लिए. राइट? चलिए आते हैं 5th क्वेश्चन पर. So, what is plagiarism? Do you agree that plagiarism should be avoided in scholarly writings? Give reasons for your answer. देखिए, ये हम पहले ही बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेजरिज्म जो है ना, ये सीरियस एथिकल इशू है इन एकेडमिक राइटिंग दैट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडियाज़, वर्ड्स,
work as one's own without paper acknowledgement. So in scholarly writing, ओरिजिनलिटी एंड इंटीग्रिटी आर फंडामेंटल. तो प्लेजरिज्म को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ वायलेशन ऑफ एकेडमिक एथिक्स. इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अवॉइड प्लेजरिज्म टू मेंटेन क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें बहुत बड़ा डिस्कशन हमने किया था प्लेजरिज्म को, कि ये क्या होता है. ये आप किसी के वर्ड्स को, किसी के आइडिया को आप कॉपी कर लेते हैं विदाउट साइटेशन, विदाउट गिविंग देम क्रेडिट, तो वो होता है प्लेजरिज्म. इसमें आप आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स, डेटा विदाउट क्रेडिट, विदाउट गिविंग क्रेडिट आप यूज़ करते हैं. और कई बार क्या होता है कि दूसरे का काम अपने काम को बता के भी प्रेजेंट कर देते हैं, तो ये भी प्लेजरिज्म हो जाता है. तो इन सिंपल टर्म्स इट्स एन इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, राइट. अब ये बहुत टाइप का होता है, राइट. क्योंकि अब ये 20 नंबर का आंसर है तो इसको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी. सिर्फ इतना कह देना कि प्लेजरिज्म ये होता है वो होता है, इससे बात नहीं बनेगी. आपको टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म भी डिस्कस करना होगा. जिसको डीपली नहीं पता है वो प्रीवियस क्लासेस पे दोबारा जाए, वहाँ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. जैसे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देती हूँ, ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ. प्लेजरिज्म 4-5 तरीके का होता है. जैसे कि एक होता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म. इसमें आप वर्ड टू वर्ड कॉपी कर देते हैं विदाउट साइटेशन, ठीक है. दूसरा होता है पैराफ्रेजिंग. इसमें क्या होता है कि आप दूसरे के आइडिया को, दूसरे के जो भी उसके वर्ड्स है उसको कॉपी करते हो दूसरे वर्ड्स में लिख के. मतलब आइडिया सेम रहता है, बस पैराफ्रेजिंग हो जाती है, लेकिन आप उस सोर्स को भी एक्नॉलेज नहीं करते. तीसरा होता है सेल्फ प्लेजरिज्म, जिसमें आप अपने ही किसी प्रीवियस वर्क को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आपको लगता है भाई ये तो मेरा ही काम है, इस पर तो मेरा ही हक है, तो भाई मैं तो कहीं कहीं भी लिख सकता हूँ. लेकिन ऐसा होता नहीं है. आपको अपने काम को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि मेरा पिछला काम है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो प्लेजरिज्म में आएगा. एक होता है पैच वर्क, जिसे मोज़ेक भी कह सकते हैं. उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से कुछ कुछ कॉपी कर लेना विदाउट साइटेशन. तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म. अब ये क्यों अवॉइड होना चाहिए, ये आपको आंसर यहाँ पे लिखना है. क्योंकि भाई ये एकेडमिक इंटीग्रिटी की बात है. स्कॉलरली राइटिंग जो है वो बेस्ड होती है ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट पे. तो प्लेजरिज्म जो होता है वॉयलेट करता है एकेडमिक इंटीग्रिटी को, डैमेज करता है इन सब चीज़ों को, तो नहीं करना चाहिए. और दूसरी चीज़ कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. तो ये दूसरा रीज़न है कि क्यों हमें अवॉइड करनी चाहिए प्लेजरिज्म. पहला तो था कि एकेडमिक इंटीग्रिटी वाली बात है. दूसरा रीज़न है कि रेस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़. मतलब हर एक आइडिया और वर्क जो है उसके क्रिएटर से बिलोंग करता है. तो उन्हें क्रेडिट आप नहीं दे रहे हैं और आप उनका आइडिया लिख रहे हैं, तो आप उन्हें डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं. आप उस ऑथर के काम को, उसके एफर्ट्स को, उसके राइट्स को आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं. तो ये इसलिए भी अवॉइड करना चाहिए. तीसरी चीज़ जो इसका मुझे लगता है बहुत अच्छा रीज़न है वो है लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी. अगर प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो जाता है सपोज, तो आपका खुद का भी तो एकेडमिक रेपुटेशन लॉस होता है. आप एक तरह के चोर बन जाते हो, एकेडमिक चोरी हो जाती है, तो आपका नाम ख़राब हो सकता है. तो इसलिए भी चोरी नहीं करनी चाहिए. और फिर काम जो है ना वो अनरिलायबल हो जाता है कि इन्होंने खुद से फिर क्या ही किया, जो सब कुछ तो कॉपी कर लिया. एक बार क्रेडिबिलिटी गई ना तो दोबारा फिर वो चीज़ आती नहीं है. सपोज़ आप अपने दोस्त के घर गए, 50 बार गए, 49 बार आपने चोरी नहीं की, लेकिन 58 बार जब आप गए आपने चोरी कर ली, तो वो पूरा जो 49 मीटिंग्स जो थी जिसमें आप उसके घर गए, आपने उसे अपने घर बुलाया, वो सब खो जाएगा. दोबारा वो उस तरह की फ्रेंडशिप आप रिगेन नहीं कर पाएंगे, राइट. फोर्थ रीज़न है इसका लीगल एंड एकेडमिक कॉन्सिक्वेंसेस. तो प्लेजरिज्म जब पकड़ा जाता है, डिटेक्ट होता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं. जैसे कि एक तो आपकी रिसर्च जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी. और आपने मान लीजिए असाइनमेंट बना के दिया है या एग्ज़ाम में दिया है, तो वो आपको वहाँ पे फेल हो जाओगे आप. या फिर जो एकेडमिक पेनल्टीज़ भी लग जाती है. कई बार क्या होता है कि हमने किसी ऑथर का काम चुरा लिया, ठीक है, या हमने कुछ भी ऐसा किया, तो वो चाहे जो ओरिजिनल ऑथर है हम पर पेनल्टी लगा सकता है, भाई हमने चीटिंग की है. तो बस वही चीज़ है. और फिफ्थ चीज़ है कि हिंड्रेंस है टू लर्निंग. प्लेजरिज्म जो है ना वो
जेन्युइन लर्निंग को प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाते, और फिर कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं ना रिसर्च करने का। और सिक्स्थ पॉइंट ये है कि इसको अवॉइड क्यों करें, कि जो वीक कर देता है रिसर्च क्वालिटी को। ओरिजिनल रिसर्च जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है नॉलेज को, और प्लेजराइज्ड वर्क जो है वो कुछ नया नहीं ऐड कर रहा, वो बल्कि एकेडमिक प्रोग्रेस को वीक कर रहा है, राइट। तो रोल ऑफ साइटेशन जो आप अवॉइड कर रहे हो प्लेजरिज्म में, तो वो भी बड़ा ज़रूरी है। आप अगर कुछ चीज़ कॉपी कर रहे हो, आप किसी चीज़ को लिख रहे हो अपनी रिसर्च में, आपको लगता है कि ये पॉइंट मेरी रिसर्च के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको क्रेडिट दीजिए, आप उस ऑथर को एक्नॉलेज कीजिए, फिर उस पर अपनी इंटरप्रिटेशन दीजिए। ये होगी थीसिस। ऐसे ही करना है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं, आपने किसी पर्टिकुलर, जैसे सपोज आपने इसी पेपर पर आपने कुछ रिसर्च पेपर लिखा है, तो आपको जो बहुत अच्छी लाइन लिख रही है उसको लीजिए, कोट कीजिए, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ को, इस काम को क्रेडिट दीजिए। फिर आपकी जो रिसर्च होगी वो बहुत ही पावरफुल होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, राइट। तो एविडेंस हो गई ना, क्योंकि भाई आपने ये सब चीज़ें पढ़ा है और फिर आपने इसको लिखा है, उस पर अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। तो साइटेशन इज़ द की टूल टू मेंटेन एकेडमिक एंड ऑनेस्टी। सो वाइल प्लेजरिज्म इज़ अनएथिकल, sometimes it may occur unintentionally due to lack of knowledge about citation styles. तो इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए। अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए एकेडमिक राइटिंग की, हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। तो और इंटरनेशनल प्लेजरिज्म जो है वो, उसको आप जस्टिफाइड भी नहीं कर सकते। सो plagiarism is a serious academic offense that undermines the value of originality, honesty, and intellectual integrity. It must be strictly avoided in scholarly writing to ensure credibility, respect for authorship, and the advancement of genuine knowledge. तो आपको ये सारे पॉइंट्स को अपने आंसर में लिखना है। अपने आंसर को शुरू करना है एक क्लियर डेफिनेशन ऑफ प्लेजरिज्म से, फिर उसमें आपको टाइप्स लिखने हैं, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जो रीज़न बताना है ना कि भाई क्यों इसको अवॉइड करना, उसके कम से कम 5 से 6 पॉइंट जो मैंने बताए उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। साइटेशन का क्या रोल है वो भी आपको अपने इस आंसर में बताना है, और क्रिटिकली व्यू देना है, और ये सारे पॉइंट्स को बाद में कंक्लूड करना है। तो ऐसे आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा, जिसमें से आपको, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको 17-18 मार्क्स बहुत आराम से मिल सकते हैं। So the second part B of question fifth is write an essay on the importance of accurate referencing and citation of academic rules. So in academic writing, knowledge is built through engagement with existing scholarship. So referencing and citation are essential tools that allow scholars to acknowledge the work of others while presenting their own arguments, right? So accurate referencing not only maintains academic integrity but also strengthens the credibility and reliability of research, right? So therefore citation is not merely a technique requirement but a fundamental aspect of scholarly communication. So इसमें आप और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ सोर्सेस की बात आप कर सकते हो। सो वन ऑफ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द साइटेशन इज़ टू गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर्स। इससे क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज होता है, प्लेजरिज्म प्रिवेंट होता है, इट शोज द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बिकॉज वाई, क्योंकि एकेडमिक राइटिंग जो एक तरह का डायलॉग है, एक तरह की कॉन्वर्जेशन है, एंड साइटेशन जो होता है वो इंश्योर करता है कि एवरी वॉइस इज़ प्रॉपरली एक्नॉलेज्ड। तो अगर आप रेफरेंसिंग करते हो, एक्यूरेट साइटेशन करते हो, तो प्लेजरिज्म भी अवॉइड होता है। So it helps to avoid the plagiarism by clearly indicating which ideas are borrowed and which ideas are original. So without proper citation, even unintentional copying can be considered plagiarism, right? इससे आपकी काम की क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी भी इन्हांस होती है। एक जो वेल रेफरेंस पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल और स्कॉलरली दिखता है। इट शोज दैट द राइटर हैज़ लर्न थ्रू रिसर्च, इट supports arguments with evidence and build trust among readers.
सो स्ट्रॉन्ग साइटेशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. और साइटेशन और रेफरेंसिंग वेरिफिकेशन होती है, एक तरीके ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है. साइटेशन ऑलवेज अलाउज रीडर्स टू ट्रेस द ओरिजिनल सोर्स, verify the facts and claims, and explore further readings. So this transparency is essential in maintaining the authenticity of research, right? So और ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिसर्च जो होती है ना वो एक तरह का एकेडमिक कॉन्वर्जेशन होती है. तो अगर आप रेफरेंस कर देते हैं, साइटेशन कर देते हैं, तो ये भी कम्युनिकेशन जो होता है, एकेडमिक कम्युनिकेशन, उसका एक कंट्रीब्यूशन होता है. रेफरेंसिंग कनेक्ट्स योर वर्क विद एग्जिस्टिंग रिसर्च. इट शोज हाउ योर स्टडी फिट्स इनटू अ larger academic conversation. It helps you to identify research gaps. It encourages you to further discussion and development. Why? Because research is not isolated, it's a collaborative. It can organize your knowledge systematically. तो आप MLA, APA, शिकागो, ये जो स्टाइल मैनुअल्स इनको यूज़ कर सकते हो. इनसे आप इनटेक्स्ट साइटेशन कर सकते हो, बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस रिप्रेजेंट कर सकते हो, फुट नोट्स, एंड नोट्स के थ्रू. सो दिस सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अकेडमिक राइटिंग क्लियर एंड प्रोफेशनल. और इसके थ्रू आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथ भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप कुछ आर्ग्यूमेंट देते हो तो और साथ में साइटेशन या रेफरेंस देते हो तो आपके आर्ग्यूमेंट को डेप्थ मिलती है. ठीक है. इट प्रोवाइड्स सपोर्टिंग एविडेंसेस. इट मेक्स analysis more convincing. So without reference, arguments may appear weak or subjective. So accurate citation uh, ensures that writing follows the accepted academic norms. ये यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है पेपर्स को पब्लिश कराने के लिए. डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म दिखता है इससे. और ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आपको ये करना ही चाहिए, क्योंकि इससे आप इंटेलेक्चुअल लेबर को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो. नॉलेज प्रोडक्शन में जो फेयरनेस है उसको आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो उसको. और जो इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ होता है ना, वो भी यहाँ पर प्रिवेंट हो सकता है. तो इसके 3 तरीके से आप कर सकते हो: MLA, APA और शिकागो. MLA ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए होता है, APA सोशल साइंसेस के लिए होता है, और शिकागो हिस्ट्री एंड उसके लिए होता है, आर्ट्स के लिए होता है, राइट. सो वाइल रेफरेंसिंग इज़ एसेंशियल, एक्सेसिव और इनकरेक्ट साइटेशन कैन, अच्छा हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए. रेफरेंसिंग एसेंशियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप अगर साइटेशन करते हो तो रीडर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, क्लैरिटी रिड्यूस हो सकती है. तो इसीलिए जो साइटेशन है वो बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. तो इस वाले पॉइंट को भी आप यहाँ लिख सकते हो. सो इन कंक्लूजन, I must say that accurate referencing and citation are indispensable in academic and studies. They ensure honesty, credibility, and intellectual engagement. By acknowledging sources, avoid plagiarism, and strengthening arguments. Citation plays a crucial role in maintaining the quality and integrity of scholarly work. Thus, mastering citation practices is essential for every serious researcher. Right? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. So, question number 6 is, read the above passage, identify the main issue that it raises, write a draft research proposal of 600 words based on a possible area of research on the issue. ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहेंगे हम, थोड़ा सा मेहनत वाला है. इसमें क्या करना है, आपको पैसेज को पढ़ना है, इस वाले को पैसेज को पढ़ना है और इससे एक आइडिया लेना है और फिर एक रिसर्च प्रपोजल लिखना है. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स यहाँ पर जो मुझे लग रहे हैं वो आप इनमें से किसी एक पर आप रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हो. जैसे कि विमेंस लैक ऑफ फ्रीडम. ठीक है. विमेंस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ इन पेट्रियार्कल सोसाइटी. ठीक है. तो आप इस तरह का कोई रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हो. तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हो. ज़रूरी नहीं जो मैंने बताया है यही आप लिखोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर आपको इसके अलावा
कोई और अच्छा टॉपिक, कोई अलग टॉपिक लगता है तो आप उस पर रिसर्च प्रपोजल लिखिए। 600 वर्ड्स का है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बट हाँ इसके लिए आपको कम से कम 5 मिनट इसको सोचना पड़ेगा। तो इसका बहुत अच्छा टाइटल हो सकता है विमेन फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी कॉलोन अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इन वर्जीनिया वुल्स अ रूम ऑफ वन जोन। इस तरह का टाइटल आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और टाइटल मिलता है तो आप वो लिख सकते हो। इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट भी ज़रूर लिखेंगे, सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं लिखा जाएगा। इसमें टाइटल लिखेंगे आप, टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक बहुत छोटा टाइटल आपको बताती हूँ, विमेंस लैक ऑफ फ्रीडम एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये, या फिर विमेंस फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी कॉलोन, यहाँ मैं लिख देती हूँ इसको, तो आप इस टॉपिक पर रिसर्च पेपर लिख सकते हो, विमेंस फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी कॉलोन अ क्रिटिकल स्टडी। इसका आप एब्स्ट्रैक्ट लिखोगे, 100-150 वर्ड का आप लिखना। इसमें आप ये लिख सकते हो कि दिस रिसर्च एक्सप्लोर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन विमेंस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड देयर क्रिएटिव expression in Virginia Woolf's A Room of One's Own. Woolf argues that women have historically been denied education, money, personal space, which has limited their literary production. So, this study examines how economic and social restrictions shape women's intellectual freedom. It aims to analyze Woolf's argument in the context of feminist literary theory and evaluate its relevance in कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। मैं पूरा रिसर्च पेपर लिखने यहाँ नहीं सिखाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ प्रीवियस क्लासेस में, तो आप वो क्लासेस को एक बार फिर से देख लीजिए और फिर इस टॉपिक पर या इससे अलग टॉपिक पर आप रिसर्च पेपर लिखिए, सॉरी रिसर्च प्रपोजल लिखिए 600 वर्ड्स का। इंट्रोडक्शन में आपको वही पूरा जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसको क्लियर करना है, और एक रिसर्च प्रॉब्लम भी लिखनी है इसमें। रिसर्च प्रॉब्लम ये हो सकती है कि भाई वाई हैव विमेन इन हिस्टोरिकली बीन अंडर represented in literature and how does economic dependence restrict their creative potential। तो ये मेरा क्वेश्चन है जो मुझे समझ में आया है, आपका क्वेश्चन कोई और भी हो सकता है। तो रिसर्च प्रपोजल प्रॉब्लम भी होना चाहिए और रिसर्च क्वेश्चन भी होगा यहाँ पर। रिसर्च क्वेश्चन में आप कुछ 3 से 4 चीज़ें मतलब पॉइंट कर सकते हैं कि वुल्फ कैसे कनेक्ट करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को क्रिएटिविटी से, या क्या रोल है पेट्रियार्की का जो कि लिमिट करता है विमेन अपॉर्चुनिटीज़ को। और तीसरा क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि कैसे वुल्फ का आइडिया रेलेवेंट है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। कुछ आज का भी तो पूछेंगे ना हम, तो ये 3 क्वेश्चन मेरे रिसर्च क्वेश्चन है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव्स भी लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आप लिखेंगे भाई आप थीम जो है वुमेन इंडिपेंडेंस इन वुल्फ टेक्स्ट, इसको एनालाइज करेंगे। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑन क्रिएटिविटी का जो इम्पैक्ट है उसको एग्जामिन करेंगे, और फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट इसको एक्सप्लोर भी करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। लिटरेचर रिव्यू में आप इस टेक्स्ट का ही रेफरेंस देंगे, इस टेक्स्ट का रेफरेंस देंगे आप लिटरेचर रिव्यू में कि ये जो प्रीवियस स्टडी है ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में ये डिस्कस कर रही है विमेंस का मार्जिनलाइजेशन इन लिटरेचर। वुल्फ का जो काम है ये कंसीडर्ड कर रहा है फाउंडेशन इन फेमिनिस्ट लिटरेरी थियोरी। तो देयर स्कोप टू फर्दर एक्सप्लोर द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम एंड इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो इसी के साथ आप ये रिसर्च प्रपोजल लिख लेंगे। चलिए अब आते हैं पार्ट बी में। अगर आपको रिसर्च प्रपोजल लिखते टाइम कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं। आई गेस मेरी जो प्रीवियस क्लासेस है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और जो मैंने भी यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर किए इसकी हेल्प से आप एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख लेंगे, सॉरी रिसर्च प्रपोजल लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड द मेन इशू रेज इन द पैसेज अबव टू बी यूज टू राइट अ रिसर्च पेपर ऑन एनी वन टेक्स्ट इन योर English honors syllabus? Write a draft research proposal of 600 words or based on any one text from the syllabus. अब देखिए
आपने अब तक जितना पढ़ा है, जितने टेक्स्ट पढ़े, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो पैसेज में मेन इशू था विमेंस लैक ऑफ फ्रीडम, इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड रिस्ट्रिक्टेड क्रिएटिविटी आइडेंटिटी। तो अब ये सब चीज़ें हमें किसी टेक्स्ट पर जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ा है उन पर कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप कोई अच्छा सा टॉपिक चूज़ कर लीजिए, यहाँ ये किया था, यहाँ पर कुछ और कर लीजिए या इसको ही देख लीजिए। तो आपने, मेरे हिसाब से आपने एक टेक्स्ट पढ़ा होगा, थिंग्स फॉल अपार्ट, तो ये वहाँ पर भी अप्लाई करता है। थोड़ा सा नाम बदल देंगे इसका, जैसे जेंडर आइडेंटिटी एंड ऑपरेशन अ फेमिनिस्ट स्टडी ऑफ वुमेन इन चिन्हो एचेबेस, थिंग्स फॉल अपार्ट। तो आप वो टॉपिक चूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई और अगर आपको टेक्स्ट लगता है जो इस थियोरी को, इस टॉपिक से रेलेवेंट हो, तो आप वो लिख सकते हैं। फिर वही सेम टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, ये सब आप वैसे ही लिखेंगे और अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होगी जो यहाँ पर डिस्कस की थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 7. So question number 7th, this is the last question for today's class. Creativity is a key feature of critical thinking and quality research output. So इस क्वेश्चन में आप क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि दो फंडामेंटल पिलर्स हैं एकेडमिक रिसर्च के, इसको डिस्कस करोगे। वाइल क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, क्वेश्चनिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, राइट। Creativity enables a researcher to generate new ideas, perspectives, and interpretation. So, quality research is not merely about collecting information. It requires originality, innovation. Therefore, creativity plays a crucial role in enhancing both critical thinking and क्वालिटी रिसर्च आउटपुट। सो इस आंसर में आपको क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का रिलेशनशिप बताना है, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स एनालाइजिंग इज एग्जिस्टिंग टेक्स्ट एंड क्रिएटिविटी हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू आइडियाज, एंड दे टुगेदर इंश्योर दैट रिसर्च इज बोथ एनालिटिकल एंड इनोवेटिव. So without creativity, critical thinking becomes repetitive. Without critical thinking, creativity becomes unfocused. अब क्रिएटिविटी इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे काम करती है। एक अच्छी जो रिसर्च होती है वो शुरू होती है एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम से। सो क्रिएटिविटी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग यूनिक रिसर्च गैप्स, फ्रेमिंग इनोवेटिव रिसर्च क्वेश्चंस, लुकिंग एट फेमिलियर टॉपिक्स फ्रॉम न्यू एंगल्स। एंड क्रिएटिविटी इन इंटरप्रिटेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी एड्स डेप्थ बाय ऑफरिंग न्यू इंटरप्रिटेशंस, कनेक्टिंग डिफरेंट आइडियाज, challenging tradition perspective. So this leads to original and insightful analytics. And creativity enhances the research quality as well. It gives originality, innovation, unique contribution, and creativity ensures that research is not repetitive. It adds new knowledge and engages the readers. क्रिएटिविटी मेथडोलॉजी में भी काफ़ी यूज़फुल होती है. It allows researchers to use interdisciplinary approaches, combine different methods, and design innovative frameworks. So this make research more flexible and comprehensive. इंडिपेंडेंट थिंकिंग में भी क्रिएटिविटी प्रमोट करती है फ्रीडम ऑफ थॉट को, क्वेश्चन करती है टू द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, और पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स को भी डेवलप करती है. तो ये बहुत ज़रूरी है. एकेडमिक राइटिंग में क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल है. इट इम्प्रूव्स आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन, presentation of ideas, use of examples and evidences, and it makes engaging clear and persuasive. It avoids mechanical learning. So without creativity, research becomes copy paste and ideas remain superficial. So creativity develops the deep understanding, original insight emerge, right? तो ये बहुत ज़रूरी है. It expands existing knowledge, it opens new areas of research, it inspires further research. तो ये रिसर्च का अल्टीमेट गोल है. तो क्रिएटिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है.
बस इसको बैलेंस करना होता है लॉजिकल रीजनिंग से और एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट से. सो यू कैन कंक्लूड योर, मतलब यू कैन ऐड दीज पॉइंट जो भी मैंने बोला वो सबको आप ऐड कीजिए और कंक्लूड कीजिए अपने आंसर को कि creativity is very important, it's very essential component of critical thinking and quality research. It enables researchers to move beyond conventional ideas and contribution original insight to their field. When combined with critical analysis, creativity leads to meaningful and impactful and high quality research output. पार्ट बी को डिस्कस करते हैं. Research is the driver of invention and innovation, reform and revolution in society. Do you agree? Give reasons for your answer. So basically research जो होता है ना वो एक systematic process होता है of inquiry that seeks to discover new knowledge, and research challenge the existing idea and solve problems. So research plays a crucial role in shaping society by driving innovation, reform, invention, transformation. From scientific discoveries to social revolutions, research acts as the foundation of progress. Therefore, it can be strongly argued that research is indeed a key driver of invention, innovation, and societal changes. रिसर्च को ना आप ऐसे समझिए कि ये सोर्स होता है नॉलेज क्रिएशन का, राइट. ये न्यू आइडियाज़ को जनरेट करता है, न्यू इंसाइट्स को जनरेट करता है, ये अंडरस्टैंडिंग, इट एक्सपेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड, चैलेंज करता है ट्रेडिशनल बिलीव्स को, प्रोवाइड करता है एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन को. सो विदाउट रिसर्च नॉलेज वुड रिमेन स्टैटिक. साइंटिफिक इन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये उसका एक तरह से ड्राइवर है. क्यों? क्योंकि मेनी इन्वेंशन आर द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस रिसर्च. बहुत सारी इन्वेंशन हुई है, जैसे कि मेडिकल एडवांसमेंट में देखिए हम वैक्सीन्स बनी है तो वो रिसर्च का ही रिजल्ट है. ट्रीटमेंट्स आई हैं कई सारी बड़ी सारी बीमारियों की. टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ है जैसे इंटरनेट, एआई, राइट. सो रिसर्च जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है आइडियाज़ को इनटू प्रैक्टिकल इन्वेंशन दैट इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ. और इनोवेशन को भी प्रमोट करता है रिसर्च, क्योंकि नई नॉलेज, नए तरीक़ों से नॉलेज अप्लाई होती है. रिसर्च इनकरेज करता है क्रिएटिव सॉल्यूशंस को, न्यू प्रोडक्ट्स को, मेथड सिस्टम्स को करता है, वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है. इनोवेशन बेसिकली हो गई अप्लाइड रिसर्च, ठीक है. कैटलिस्ट है ये सोशल रिफॉर्म के लिए. क्यों? क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करता है सोशल चेंज लाने में. जैसे कि स्टडीज़ ऑन इनइक्वालिटी जो है, वो जो रिसर्च होगी वो हाईलाइट करेगी सोशल इश्यूज़ को. और जो रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज़ होती हैं वो इम्प्रूव करती है हेल्थ को, एजुकेशन को, जस्टिस को. जैसे कि फेमिनिस्ट रिसर्च की बात करें तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेंडर इक्वालिटी मूवमेंट्स में, राइट. और ये फॉर्मेशन भी है रेवोल्यूशन इन सोसाइटी. बहुत सारे रेवोल्यूशन हैं, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल, सोशल, वो भी रिसर्च और न्यू आइडियाज़ पर बेस्ड है. जैसे कि एनलाइटनमेंट आइडियाज़ लेड टू पॉलिटिकल रिवोल्यूशंस, क्रिटिकली थियोरीज चैलेंज टू ऑप्रेसिव सिस्टम. तो रिसर्च ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ इसलिए रिसर्च नहीं की जाती है कि आप एक दिन पीएचडी हो जाएंगे, आपका नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, आपको किसी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाएगी. सिर्फ इसलिए ही नहीं होती है रिसर्च. रिसर्च सोसाइटी को बहुत कंट्रीब्यूशन करती है पॉलिसी मेकिंग में, डेवलपमेंट में. जैसे गवर्नमेंट्स भी ना रिसर्च पर ही उनकी डिसीजन मेकिंग होती है. जैसे वो डेटा ड्राइवन पॉलिसीज़ जो होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें बहुत, इनके पीछे बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च होती है, राइट. और क्रिटिकल थिंकिंग को भी ये इंकरेज करता है, क्योंकि रिसर्च जो डेवलप करता है एनालिटिकल स्किल्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को. सो अ रिसर्च ओरिएंटेड सोसाइटी बिकम्स द मोर प्रोग्रेसिव एंड इंफॉर्मेटिव. इसकी इंटरडिसिप्लिनरी इम्पैक्ट भी है, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी साथ मिलकर काम करते हैं, लिटरेचर एंड सोसाइटी साथ मिलकर काम करते हैं, मतलब लिटरेचर सोसाइटी मिल जाते हैं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स मिलकर काम करते हैं. दिस लीड्स टू होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ब्रॉडर इनोवेशन.
ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। कैसे? जैसे बेटर हेल्थ केयर, इम्प्रूव्ड एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल कन्वीनियंस, तो इससे ह्यूमन लिविंग स्टैंडर्ड्स इन्हांस होते हैं। सो वाइल रिसर्च ड्राइव्स प्रोग्रेस, इट ऑल्सो हैज़ लिमिटेशंस भी है। जैसे मिसयूज़ नहीं होना चाहिए रिसर्च का। अगर मिसयूज़ होगा तो हार्मफुल टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी। अनएथिकल और बायस्ड रिसर्च जो होता है वो सोसाइटी को मिसगाइड भी कर सकती है, इसलिए रिसर्च को एथिकल फ्रेमवर्क में करना बहुत ज़रूरी है। सो रिसर्च इज़ undeniably a powerful force behind invention, innovation, reform, and revolution society. It enables societies to evolve, adapt, and progress. However, for research to truly benefit humanity, it must be conducted responsibly and ethically. So, the research is not only the driver of change but also a responsibility towards society. तो इसी के साथ ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। आई होप मैंने आपको इस क्लास के थ्रू काफ़ी हेल्प किया ही होगा। आई ट्रूली होप दैट। सो मैंने अपना आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ good class, make a beneficial class for all of you. कहीं अगर आपको लगा कि कुछ कमी रह गई है या कुछ क्लियर आपको नहीं हुआ है, सपोज़ अगर नहीं हुआ है कुछ क्लियर, कोई डाउट आपके मन में अभी भी है इस क्लास को अटेंड करने के बाद, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, यू कैन आस्क योर क्वेरीज देयर without any hesitation. I'll try my best to give you a satisfied answer, right? So as we come to the end of the today's discussion, we have not only completed the entire syllabus of research methodology but also understood how to approach questions with clarity, structure, and critical insight. From style menus and citation practices to research proposal and analytical thinking, each unit has equipped us with essential academic skills. So always remember, research is not just about writing answers, it's about thinking deeply, questioning intelligently, and presenting ideas with originality and integrity. So the answer strategies we discussed today, especially through previous year questions, will help you to write more structured and confident and high scoring answers. Now, your focus should be on revision and practice and applying these concepts effectively in the exam. Trust your preparation and trust my teaching as well. Stay consistent and believe in your understanding. All the best for your exams. You are fully prepared to perform excellently. Thank you so much for being here.